नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जिसे मजबूरीवश एक बंदरिया से विवाह करना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक राजा था। उस राजा के 7 पुत्र थे। वह सभी बहादुर, सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा उन सभी से बराबर प्यार करता था। सभी राजकुमार एक जैसी पोशाक पहनते थे तथा उन्हें समान भत्ते मिलते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए। सभी के लिए एक जैसे महल बनाए गए थे। उनकी साज सज्जा भी एक जैसी की गई थी। अगर किसी ने एक महल देख लिया तो समझ लो कि सारे महल देख लिए। जब राजकुमारों की उम्र विवाह के योग्य हुई तो राजा ने एक समान सुंदरता और प्रतिभाशाली 7 वधुएं खोजने के लिए सभी देशों में अपने राजदूत भेजे। राजा के संदेशवाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखी, लेकिन 7 उपयुक्त वधुएं नहीं ढूंढ सके। राजदूत लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बताया। जब राजा बहुत ज़्यादा निराश और दुखी हो गया तो उसके मंत्री ने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए अब उसे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने राजा से कहा कि महाराज, आप इतने मायूस ना हों। निश्चय ही आपके 7 पुत्रों जैसी मुकम्मल 7 वधुएं खोजना असंभव है। हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और फिर शायद हमें सही वधुएं मिल जाएं। मंत्री ने एक योजना के बारे में सोचा था और राजकुमारों को भी इसके लिए सहमत कर लिया था। मंत्री उनको किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले गया, जहां से पूरे शहर के साथ साथ आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देता था। राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए थे। मंत्री ने उनसे कहा कि वह ऊंची बुर्ज से जिस दिशा में वे चाहें उस दिशा में तीर छोड़ेंगे और उनका तीर जिस घर के ऊपर जाकर गिरेगा उस राजकुमार को उस घर में रहने वाली लड़की से विवाह करना होगा। फिर चाहे वह लड़की किसी राजा की लड़की हो या किसी किसान की। प्रत्येक राजकुमार ने इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी। सभी कुछ निश्चित होने के बाद राजकुमारों ने धनुष उठाए और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़ दिए। सबसे छोटे राजकुमार को छोड़कर सभी राजकुमारों के तीर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों के घरों पर जाकर गिरे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया था और दृष्टि से ओझल हो गया था। राजा के नौकर छोटे राजकुमार द्वारा छोड़े तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े। कई दिनों की लंबी खोज के बाद उन्हें वह तीर एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ मिला। उस बरगद के पेड़ की शाखा के ऊपर एक बद्रिया बैठी हुई थी। जब राजा को पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर ने ऐसा दुर्भाग्यशाली निशाना लगाया है तो राजा को बहुत पछतावा हुआ। राजा और उसके दरबारी एवं मंत्रियों ने तुरंत एक बैठक की और फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर के साथ एक और अवसर दिया जाना चाहिए। जब राजकुमार को इसके बारे में पता चला तो उसने हर किसी को चकित करते हुए दूसरा अवसर लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं, यह उनका सौभाग्य है, लेकिन मुझे वह कसम तोड़ने के लिए मत कहो जो मैंने तीर चलाने से पहले ली थी। मैं जानता हूं कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि
मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी से भी विवाह नहीं करूँगा। इसकी बजाय मैं बंदरिया को अपने महल में ले आऊँगा और एक पालतू की तरह उसकी देखभाल करूँगा। सबसे छोटा राजकुमार शहर से बाहर गया और उस बंदरिया को ले आया। 6 भाग्यशाली राजकुमारों के खूब धूमधाम से विवाह हुए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया गया। सड़कों पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों को आम, केले के पत्तों और फूलों से सजाया था। छोटे राजकुमार के घर को छोड़कर पूरे शहर में खुशी का माहौल था। सबसे छोटा राजकुमार बहुत अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरे का एक पट्टा डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बिठाया था। राजकुमार ने बंदरिया से कहा कि ऐ बंदरिया, आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने स्वादिष्ट आमों का एक टुकड़ा उसके सामने रख दिया तथा उसे उन आमों को खाने के लिए राजी कर लिया। वह बंदरिया से बातें करने लगा। इसके बाद वह अपना अधिकतर समय उस बंदरिया के साथ बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख और जिद्दी कहा। दूसरे लोग सोचते थे कि लगता है छोटा राजकुमार थोड़ा सा पागल हो गया है। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ इस स्थिति पर चर्चा की और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी अच्छे परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह और मशवरों को सुनने से इनकार कर दिया। उसने उत्तर दिया कि मैंने वचन दिया था और मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है। इस प्रकार कुछ महीने गुजर गए, पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय ऐसा लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव अधिक बढ़ गया था। उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। अंत में राजा ने 7 राजकुमारों की एक बैठक बुलाई और कहा कि मेरे बेटों, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी खुशी रहते हुए देखा है। यहाँ तक कि मेरे सबसे छोटे बेटे, तुम भी अपनी अजीब साथी के साथ खुश दिखाई देते हो। एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी में होती है। इसलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया और उसके दूसरे भाइयों ने भी निमंत्रण को दोहरा दिया। राजा ने सबसे छोटे बेटे के निमंत्रण सहित सभी के निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। स्वागत बहुत भव्य हुए और राजा ने अपनी वधुओं को कीमती जवाहरात और महंगी पोशाकें उपहार में दी। अंत में राजा का स्वागत करने की सबसे छोटे बेटे की बारी आई। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह यह सोच रहा था कि वह उस घर में अपने पिता का स्वागत कैसे करे जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उसकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी बड़ी महिलाओं से अधिक सौम्य और प्रिय है और वह इस बात पर दृढ़ था कि वह उसे इस प्रकार छुपाएगा नहीं जैसे वह कोई शर्मिंदा होने वाली चीज हो। एक दिन बाग में उसके साथ टहलते हुए उसने बंदरिया से पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए मेरी दोस्त। काश मेरी परेशानी की घड़ी में मुझे आराम और राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर और अपनी पत्नियां दिखाई हैं। मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। आज से पहले जब भी राजकुमार ने उससे कुछ कहा था तो वह बंदरिया
हमेशा एक मूक और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता रही थी, लेकिन आज राजकुमार ने देखा वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। उस पर झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके एक हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह राजकुमार को उससे उस टुकड़े को लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाना हस्तलेख में यह शब्द लिखे हुए थे कि चिंता ना करें राजकुमार, आप उस स्थान पर जाएं जहां आपने मुझे पाया था। वहां जाकर आप इस मिट्टी के बर्तन के टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और वहीं रुककर किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या ज़्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसलिए वह मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थी और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। उसे ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और उसने राजकुमार से अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी परियों की रानी उससे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहती थी। राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोल कर चलने के बाद अचानक वह आंखें चौंधिया देने वाले आश्चर्यजनक बाग में पहुंचा, जिसके अंत में एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकरों की जगह माणिक, हीरे और नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी अपनी दुनिया से ज़्यादा गर्म और मुलायम था। उसे सोने की सीढ़ियों से चांदी के एक फव्वारे के पीछे और इंद्रधनुषी सिप्पियों से बने महल के द्वारों में से ले जाया गया। लेकिन जिस कमरे में उसे ले जाया गया, उस कमरे का वैभव परियों की उस राजकुमारी के तुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया था, जो इस समय उसके सामने खड़ी थी। उस राजकुमारी ने कहा कि राजकुमार, आपका संदेश मैं जानती हूँ, आप चिंतित ना हों। घर जाएं और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा अन्य शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नज़ारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ों से भरे हुए थे। पेड़ों की छाया में स्टालें लगी थी, जिन पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध थे। बाग में बच्चे खेल रहे थे और पुरुष व स्त्रियां संगीत सुन रहे थे। राजकुमार ने जो देखा उससे वह हक्का बक्का रह गया था। तब तो उसे और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहाँ भरपूर शोर व गतिविधियाँ पाई। स्वादिष्ट भोजनों से मेजें लदी हुई थी। छतों पर बड़े बड़े झाड़ फानूस लटक रहे थे। फूलों के बंधनवारों की सुगंध ने पूरे महल को महका रखा था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ
पधार रहे हैं। राजकुमार उनकी आगवानी के लिए लपका। वह उन्हें स्वागत कक्ष में लेकर आया, जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वहां भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी गई साथी को देखने पर जोर दिया। हर किसी ने यह सोचा कि इतने शानदार भोजन के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन होगा। राजकुमार उसके अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था कि यह उसकी अपनी कसम ना तोड़ने की जिद का इलाज करने के प्रयासों का एक तरीका है। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और प्रकाश की चौंध से लगभग अंधा ही हो गया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिससे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। आइए राजकुमार, राजकुमारी ने कहा। इसके बाद राजकुमारी ने कहा कि जब पिछली बार मैंने आपको अपने महल में देखा था तब से मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकी हूँ। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपको अपने हाथ की पेशकश करने के लिए यहाँ आई हूँ। यह सुनकर कि उसकी पालतू बंदरिया चली गई है, राजकुमार के आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से में कहा कि यह तुमने क्या कर दिया है। तुम्हारी सुंदरता मेरी मित्र की कमी को दूर नहीं कर सकती। तब राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं करता है तो मेरे आभार के कारण आप मेरा हाथ थाम लीजिए। देखिए, मैंने आपके पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। मेरे पति बन जाइए। दुनिया की सारी दौलत और खुशियाँ आपके कदमों में होंगी। राजकुमार क्रोधित था। उसने कहा कि मैंने इस सब के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था और ना ही मैं यह जानता हूँ कि मुझे मेरी बंदरिया से महरूम करने के पीछे तुम्हारी क्या चाल है। उसे मेरे पास वापस ले आओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। फिर राजकुमारी ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उससे बोली कि आप मुझ में अपनी मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। देखिए, मेरी बंदरिया की खाल उस कोने में पड़ी है। राजकुमार ने देखा, कमरे के एक कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी। राजकुमार अब राजकुमारी को देखकर हैरान होने के साथ साथ खुश भी था। उसके बाद राजकुमारी के कहे अनुसार वह और राजकुमारी दोनों सिंहासन पर बैठे और जब राजकुमारी ने सिंहासन से कहा कि उठो उठो उठो, तभी सिंहासन हवा में उठा और तैरता हुआ उस हाल में जा पहुंचा जहां सभी अतिथि इकट्ठे हुए थे। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। राजकुमारी देखकर राजा और उन अतिथियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जो वहां मेजबान के रूप में एक बंदरिया को देखने के लिए आए थे। राजा ने अपनी नई पुत्रवधू को अनेक उपहार दिए और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। आज राजा की खुशी कई गुना बढ़ गई थी। उसने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बांटने का आदेश दिया। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।